तो सब कह रहे थे कि KLM के क्लिनिकल्स करवा दें, तो हम आज KLM की क्लिनिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे जो क्लिनिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल गैमीटोजेनेसिस। एबनॉर्मल गैमीटोजेनेसिस बेसिकली क्या है, जिसमें डिवीजन होती है गैमीट्स की, ठीक हो गया। मतलब एग बनता है फीमेल में और स्पर्म बनता है मेल में, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और मतलब 23 एक सेल में जाता है, 23 दूसरे सेल में जाता है। अगर एबनॉर्मल गैमीटोजेनेसिस होंगी तो एबनॉर्मल गैमीट्स बनेंगे, ठीक हो गया। और जब वही एबनॉर्मल गैमीट हमारे पास एक नॉर्मल एक नॉर्मल उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, अगर तो वो एग है और एबनॉर्मल गैमीट फॉर एग्जांपल स्पर्म बना है और वो नॉर्मल एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग हो डेवलपमेंट होगी वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है डाउन सिंड्रोम। उसके अलावा हमारी बुक में ये एग्जांपल भी दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एबनॉर्मल डिवीजन हुई है, ठीक है। एक में 24 चले गए और एक में 22 चले गए। तो अब देखिए, अब जब 24 22 गए हैं तो फ़र्क तो आ गया ना। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एबनॉर्मल बनेंगे, आगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो हमारे पास जो स्पर्म्स बनेंगे वो भी एबनॉर्मल बनेंगे। हमारे पास एबनॉर्मल के मीट्स में उन्होंने दो बातें बताई हुई थी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। मैंने उसको ज़रा आसान करके लिख दिया है। अब हमें पता है कि नॉर्मली हमारे पास यूँ दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है, ठीक हो गया, ऐसे करके। लेकिन जब हमारे पास मोनोसोमी वो कंडीशन है जिसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में से एक उसका एक जो क्रोमोसोम पार्टनर है, जो होमोलोगस पार्टनर है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। और हमारे पास इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2n-1 हो गई, यानी कि एक जो उसका पार्टनर है वो एब्सेंट है। इसमें एग्जांपल आ जाती है टर्नर सिंड्रोम की, और ये बेस ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, फीमेल का सिंड्रोम है। उसके बाद अगर हम ट्राइसोमी की बात करें तो हमारे पास उसके अंदर एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है। जब एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होगी तो हम लिखेंगे 2n+1, और हम डाउन सिंड्रोम की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये जो है ना वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड क्लिनिकल है मिशेल मर्ज एंड ओव्यूलेशन, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि कभी कभी हमारे पास कुछ वुमेंस के अंदर क्या होता है कि जब उनके अंदर जब 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि उनकी ओव्यूलेशन जब होती है तो हमारे पास उनकी पेरिटोनियल कैविटी में स्लाइट ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ना एक लोअर एब्डोमेन में कांस्टेंट पेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हम ये ना हमारे पास एक इंडिकेटर भी होता है कि अब उसकी ओव्यूलेशन हो रही है, लेकिन ये एक सेकेंडरी इंडिकेटर है। जो प्राइमरी इंडिकेटर है वो बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, एलिवेशन ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर, हम कहते हैं कि मतलब एक इंडिकेशन है ओव्यूलेशन के लिए। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्लिनिकल है एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि जब ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ वुमेंस के अंदर हम एक ड्रग यूज़ करते हैं, एक ओव्यूलेटरी एजेंट यूज़ करते हैं, क्लोम्फिन सिट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिन की रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल रिलीज होते हैं और मल्टीपल ओव्यूलेशन होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसमें बस ये बताया हुआ, और हमारे पास जब जारी बात है कि जब ओव्यूलेशन इंड्यूस होगी तो हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज का चांस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मल्टीपल ओव्यूलेशन होगी। और फिर मज़ीद इसमें बताया हुआ है कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम नहीं सॉरी वुमेन जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती है, जिसमें एस्ट्रोजन और साथ में प्रोजेस्टेरॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो हमारे पास सिक्रीशन नहीं होने देती गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, जो कि एक एसेंशियल फैक्टर होता है ओव्यूलेशन के लिए। जाहिर बात है जब वो नहीं होगी तो ओव्यूलेशन तो नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के लिए बेसिकली हम सीमन की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब सीमन के अंदर हमारे पास 10% जो है, लेस देन 10% स्पर्म्स होते हैं, और बाकी उसके अंदर सीमन, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोजुरेथ्रल ग्लैंड वगैरह की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास इजैकुलेट के अंदर नॉर्मल मेल्स के अंदर 1100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर लीटर ऑफ सीमन के अंदर, ठीक है। अगर तो ये जो अमाउंट है ये 20 मिलियंस पर मिलीलीटर से भी कम हो जाती है, ठीक है। अगर 20 मिलियन पर मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि मैन फर्टाइल है। लेकिन अगर 10 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर में रह जाते हैं सीमन के अंदर तो वो फर्टाइल एक किस्म का उसकी फर्टिलिटी की एबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। और अगर ये स्पेसिमेन जो है इसके अंदर जो स्पर्म है वो हैं भी अब नॉर्मल इमोटाइल हैं तो समझ लें कि काम ख़राब हो चुका है, ठीक है। और अगर हाई इनफर्टिलिटी कम है कि 50% ऑफ मतलब जब अगर हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि अब फर्टिलिटी का रेट ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो 50% स्पर्म है वो 2 आवर्स के बाद भी मोटाइल रहें और उसके बाद 24 आवर्स के बाद भी मोटाइल रहें, मतलब कि एजैकुलेशन के बाद बात हो रही है।
अब हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी की वजह से क्या होगा, एक तो लो स्पर्म काउंट होगा, पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी अफेक्ट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद मेडिकेशन, ड्रग्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वगैरह, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, जेनिटल डक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम लाएंगे और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो रिजल्ट होगी। बाद आ जाता है विस्टेक्टमी। विस्टेक्टमी में क्या होता है कि हमारे पास जो मेल्स होते हैं कुछ, वो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो है सर्जिकल रिमूवल करवाते हैं डक्टस डेफरेंस का, ठीक है, या तो उसको टोटली रिमूव करवा दिया जाता है या फिर उसके कुछ पार्ट को कट कर दिया जाता है ताकि फिर इजैकुलेशन में स्पर्म का अराइवल ना हो। उसके बाद हमारे पास डायस्पर्मी है और ट्राइप्लॉइडी है। डायस्पर्मी का मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पे एक से ज़्यादा स्पर्म, ये 2 स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास जाइगोट बनेगा उसके अंदर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और ट्राइप्लॉइडी कंसेप्शन का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें 69 क्रोमोसोम्स होंगे। वो नॉर्मली अपीयर होगा लेकिन मतलब या तो अबॉर्शन हो जाएगा उसका या फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी आफ्टर बर्थ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें हम बॉडी से बाहर उसकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं और हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि हम ओवेरियन फॉलिकल्स को या तो ओवेरियन फॉलिकल्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे, मतलब फीमेल्स के अंदर कैसे ग्रो करवाते हैं, हम उसको देते हैं क्लोम्फिन सिट्रेट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि ओव्यूलेशन के लिए एक इंड्यूसर है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि मेच्योर oocytes बनते हैं, ठीक है, ओवेरियन मतलब ओवरी के अंदर। फिर हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू वो हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल है वो एस्पायर करते हैं और हम जो ये हम अब हम जारी बात है कि फ़ौरन तो लेप्रोस्कोपी में नहीं होगा ना, अब उसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो विजाइनल वॉल से हम इंसर्ट करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स में और वहाँ से फिर हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू उसको एस्पायर कर लेते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स को। फिर जो oocytes होते हैं हम उनको पेट्री डिश में मतलब स्पेशल मीडियम के अंदर कैपेसिटेटेड स्पर्म्स के साथ प्लेस करते हैं। फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और क्लीवेज होती है 3 to 5 डेज़ के लिए, ठीक है। और फिर मदर की एज के डिपेंडेंट हम जब हमारे पास जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो होता है 4 to 8 सेल स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट भी वो बन चुका होता है, हम उसको कैथीटर के थ्रू दोबारा वेजाइना में और सर्विक्स कैनाल के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। और जो बाकी पीछे रह जाने वाले एम्ब्रियोज होते हैं जो पेट्री डिश में होते हैं, हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में यूज़ कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं ताकि बाद में उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा अब इसके अलावा एक मतलब बताया हुआ है कि हमने जो पेशेंट के जिसका ये प्रोसीजर करना है उसको हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। सुपाइन मतलब उसका जो फेस हो वो अपवर्ड हो, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का चांस होता है वो ज़्यादा होता है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। और इसके अलावा इसके अंदर अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कैरो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज का मतलब वही पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो रिमेनिंग एम्ब्रियोज पीछे रह जाते हैं उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। अब इसमें हमारे पास एक कैरो प्रोटेक्टेंट का नाम बताया हुआ है ग्लिसरोल और डायमिथाइल सल्फोऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पीरियड स्पर्म कैरो प्रिजर्वेशन का है जिसके अंदर लाइव बर्थ हुई है वो हमारे पास 21 ईयर्स तक रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं मेच्योर oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर। हम ये टेक्निक उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो फेल हो चुका हो या फिर स्पर्म का काउंट बहुत कम हो। उसके बाद आ जाता है असिस्टेड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक हमारे पास टेक्निक है जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं यूट्राइन ट्यूब के अंदर और हम इसको गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्यूब या इंट्राट्यूबल ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसमें उसी तरह जिस तरह हमने सुपर ओव्यूलेशन करवाई थी क्लोम्फिन सिट्रेन के थ्रू, उसी तरह हम वो करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद oocyte का रिट्राइवल होगा, मतलब उसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्पर्म की कलेक्शन करेंगे और लेप्रोस्कोपिक प्लेसमेंट करेंगे oocyte और स्पर्म का यूट्राइन ट्यूब के अंदर। और फिर इसी टेक्निक के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होगी उसकी जो लोकेशन होगी वो एम्प्यूला होगी जिसमें नॉर्मली ओव्यूलेशन हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स में क्या होता है कि वो नॉर्मली मेच्योर oocytes प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन गेस्टेशन पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहा। उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि या तो उनके अंदर हिस्टेक्टमी हुई हुई है, मतलब क्या है कि यूट्रस की एक्सीजन हुई हुई है। इस केसेस में हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो अनदर वुमेन की यूट्रस में हम करते हैं फॉर फीटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। और इसकी वजह से फिर जो है बर्थ डिफेक्ट्स का इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि एम्ब्रियोनियल ट्यूमर्स हो गए, जीन म्यूटेशंस वगैरह। और इसकी वजह से मतलब जो मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं।